फिजिकल चेंज हो गया ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? So those properties which can be ascertained, बात ना करें, सुने, those properties which can be ascertained यानी पहचानी जा सकती हैं बाई विजुअलाइजेशन और बाई टच। कोई चीज़ छू के देख के अगर आप पहचान सकते हो, हाँ इसका कलर ये है, ये स्मेल करके, तो उसे फिजिकल प्रॉपर्टी। सो बुक में लिखा हुआ है कि those properties which can be observed, properties of matter which can be observed, जो ऑब्जर्व की जा सके, एंड स्पेसिफाइड, क्या उसको बता भी सकते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? स्पेसिफाइड यानी उसको डिजिट में बता सकते हो ना कि इसकी डेंसिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो स्पेसिफाई किया जा सके, आर कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? सर देखिए और टच करके कैसे बता सकते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि इसकी ऑर्डर कैसी है, तो प्लेजेंट है, पंजेंट है, बदबूदार है तो पंजेंट है, तो स्मेल करके अपनी सेंसेस के द्वारा, आँख, कान, नाक और स्किन के द्वारा छू के देख के पहचानी जा सके, उसे क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो दोज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें आप पता कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज में? क्या हार्डनेस पता कर सकते हो? कोई चीज हार्ड है, रिजिडिटी पता कर सकते हो? तो वो भी इसी में आ जाएगी। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, फ्लूइडिटी, कलर पता कर सकते हो? कलर, ऑर्डर, स्मेल करके ऑर्डर पता कर सकते हो, और छूने में टेक्सचर पता कर सकते हो कि रफ है कि स्मूथ है, उसको कहते हैं टेक्सचर। ठीक है, तो हाँ भाई ये रफ कपड़ा है, ये स्मूथ कपड़ा है, ऐसा करके भी पता किया जा सकता है। कलर, ऑर्डर, तो टेम्परेचर भी पता किया जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट पता किया जा सकता है क्या? सर एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा? टेम्परेचर, नो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके द्वारा फिजिकल प्रॉपर्टी पता की जा सकती है। सर नहीं सर, वो बाय टच का आता है ना? बाई टच है या फिर बाई इंस्ट्रूमेंट, आप टच करके कोई हो तो पहचान ले भाई ये 90 डिग्री पानी है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से करो। बॉइलिंग पॉइंट जिसे मेजर किया जा, स्पेसिफाई किया जा सके, जिसको लिखा जा सके इतना है। और बॉइलिंग पॉइंट और क्या हो सकता है? मेल्टिंग पॉइंट, उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। नाउ सेकंड, केमिकल प्रॉपर्टीज। Chemical properties, those properties which can be detected, which can be those properties which can only be detected by chemical change। अब जैसे कोई चीज़ है, अगर आप पता लगाना चाहते हैं भाई ये जलती है कि नहीं, कम्बस्टेबल है कि नहीं, तो उसे जला के ही देखना पड़ेगा। कोई आपसे पूछ रहा है पेपर कम्बस्टेबल है या नहीं, तो जला के देखो तो पता चलेगा। लेकिन जलने से क्या उसके गुण बदल जाएंगे? उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जो तभी पता लगाई जा सकती हैं जब उसमें आप ऑक्सीडाइज कर दो, किसी चीज़ को बर्न कर दो, वो सब चीज़ मेल्ट कर दो, तो ऐसे किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्बस्टिबिलिटी, ठीक है, इन्फ्लेमेबिलिटी, इसका एग्जाम्पल क्या है कि कोई ज्वलनशील है कि नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेबिलिटी। सर आप बताने वाले थे पेड़ काटना फिजिकल प्रॉपर्टी की क्या है? अभी देखो बता देते हैं। और वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, हाँ ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस का वो एग्जाम प्रैक्टिकल दिखा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए इतनी बात हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। आपको 4 डेफिनेशन बता दी गई हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब हम आगे देखते हैं। सो इसमें एक कॉलम बना हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नोन टू अस आर मोर देन 100, लिखा हुआ है कि नहीं? इसी में पेज नंबर 25 में।
सो ज़्यादातर सॉलिड्स हैं, 11 एलिमेंट गैस हैं। और बताओ मरकरी और ब्रोमीन क्या लिक्विड हैं? तो द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर कौन सा है? द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसको फिल करना है। अच्छा, द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, room temperature, the non-metal which is lustrous, non-metal है लेकिन चमक है, मतलब ये ऊपर वाला ही डिट यही चीज फॉलो। अगर बगल वाले को फॉलो करना है तो डू, जैसे ये होमोजीनियस है ये भी होमोजीनियस लिखना चाहते हो तो डू लिख दो, ऊपर वाले को फॉलो करना है तो दो। ऐसे जैसे हमने सॉल्यूशन सॉल्ट सस्पेंशन दिया था, अब एक होमोजीनियस और बगल वाला भी होमोजीनियस, तब डू लिख सकते हो। हाँ। क्योंकि सॉल्ट भी होमोजीनियस जैसे हिट्रोजीनियस है और सस्पेंशन भी, तब डू लिख सकते हो। और ऊपर को फॉलो करवाओगे समझ में आई बात? मान लो बगल वाला ही जैसा वो है तो डू, ऊपर वाला है तो कॉमन। हाँ, the non-metal which is lustrous क्या होगा? The metal whose boiling point, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से भी कम है, ऐसे मेटल। वैसे तो सबके 3-3 हजार हैं, लेकिन क्या ऐसा आपके माइंड में आ रहा है कि किसी का 100 से भी कम होगा? मरकरी का हो सकता है? बिल्कुल सही है, इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो उनका भी नाम बताना है। ठीक है, डायमंड इज ए मेटल और नॉन मेटल? सर नॉन मेटल डायमंड हो जाएगा। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ये क्या है? सर जो ऊपर वाला आपने क्वेश्चन दिया था, ग्रेफाइट का कार्बन होता है, हाँ। कार्बन से बनता है, which is, इस सेंटेंस को पूरा करो। which is less नहीं, which is not। ठीक है, मरकरी। अब इसके अलावा लेड जानते हो क्या होता है? मेटल होता है। लेड इज मेटल which is सर लेड क्या है? इन सेंटेंसेस को पूरा करो, ये एक एक नंबर के सवाल आते हैं। द नॉन मेटल विच इज लिक्विड, क्या वो ब्रोमीन है? हाँ। द मेटल विच इज लिक्विड, मरकरी। मरकरी। द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन और ग्रेफाइट। डायमंड नहीं होगा? वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से, उसमें चमक का दूसरी चीजों की वजह से नहीं है, लश्चर उसकी वजह से, लाइट पड़ती तब होती है शायद। अब ये देखो, किसका है जैसा सौम्या ने बताया था, सोडियम पोटेशियम। लिखो चलो, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और लेड इज मेटल विच इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई? ये एक नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन खूब फेमस क्वेश्चन है, खूब आते हैं। ये तरीके के एक्सेप्शंस हैं। अब जरा देखिए, आ जाइए इसी में एक्सरसाइजेस में, तो 5th क्वेश्चन पे आओ एक्सरसाइजेस में। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है? बताइए, सोडा वाटर क्या है? और नाउ
wood, हेट्रो, okay, air, soil, सॉइल को heterogeneous, vinegar, filtered tea, हेट्रो। हाँ क्योंकि मिल्क ही heterogeneous है, तो क्या पता हमने वो नहीं डाली है चाय की पत्ती तो डाली होगी, कॉफी नहीं डालोगी, पानी पिला दोगी थोड़ी। चीनी पानी, चाय के नाम पे पानी लिखना है ना तो हमें नोट को दूसरे से मिलते हैं। ठीक है। How would you confirm that a colorless liquid given is a pure water? तो pure water कैसे पता करेंगे? Take boil the liquid. If it boils at 100 degrees Celsius, then it is a pure water. ठीक है? Boil the sample of water. Boil the colorless liquid. प्योर वाटर होगा ना। हाँ। And measure its temperature by thermometer. और measure its temperature मिनरल पानी डिस्टिल्ड वाटर में कोई मिनरल बात नहीं करो, थर्मोमीटर। If its temperature अगर इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस या बॉइलिंग टेम्परेचर ले सकते हो। एंड मेजर इस टेम्परेचर, बॉइल करना है, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, देन इट इज प्योर वाटर। तो ये प्योर वाटर है, अदरवाइज नॉट। देन इट इज प्योर water, otherwise not. नहीं तो प्योर वाटर नहीं है, समझ में आ गएगा? ये प्योर वाटर। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन, इसमें से कौन से प्योर सब्सटेंस हैं? जल्दी लिखा करो, आप बहुत स्लो लिखती हो, और पीडीएफ से देखना। चलो हो गया सर, बता दिया। सो क्या क्या प्योर सब्सटेंस है? आइस, आयरन, कैल्शियम आइस आयरन, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि H2 होता है ना, आयरन भी हो सकता है। हाँ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl प्लस वाटर है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है। सर एयर, मर्क्यूरी, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ही होता है CaO, और मरकरी भी हो सकता है बाकी और कुछ नहीं। Hg, एराज्रियम। बस सर, एयर भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। 8th क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन among the following mixture। तो सॉल्यूशन कौन है? क्या सॉइल एक सॉल्यूशन है? क्योंकि सॉल्यूशन सॉल्ट सस्पेंशन। अब सॉल्यूशन का मतलब ट्रू सॉल्यूशन समझो, ये ना समझ लेना कि होमोजीनियस इक्वेशन सब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जब बोले तो ट्रू सॉल्यूशन समझो। तो सॉइल सॉल्यूशन है नहीं है, सॉल्यूशन कैसे होगा उसके अंदर? वो तो नीचे बैठ जाएंगी चीजें, समझ में आई? तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो जहां मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, सॉल्ट और वाटर तो देखो सॉल्यूशन लिख दीजिए, ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए? ट्रू सॉल्यूशन। वास्तव में होमोजीनियस का पूछ रहा है, तो कौन से ट्रू सॉल्यूशन हुए? क्या सी वाटर हो सकता है? तो हाँ। और बताओ, एयर हो सकती है? हो सकती है। और कोल में बहुत कुछ इम्प्योरिटी होती है, कोल एक जैसा दिखने में ही नहीं लगता है, कहीं काला कहीं, ठीक है कि नहीं? आप थोड़ा सा सीधे कर जाए तो आपको अच्छा लगेगा। दैट इज सोडा वाटर। अब ठीक लग रहा है? नहीं। इनमें से कौन टिंडाल इफेक्ट देता है? टिंडाल इफेक्ट इज गिवन बाय बोलो, सॉल्ट सॉल्यूशन देगा?
मिल्क देगा, जैसे वो देगा मिल्क क्योंकि कोलाइड है वो दे देगा, उसके साइज वैसा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने दिखाया था, बोलो श्रेष्ठी ध्यान दो इधर। हाँ तो बोलो कॉपर सल्फेट देगा, कॉपर सल्फेट एक सेकंड नहीं नहीं देगा, देगा शायद। करेक्ट। जैसा कि श्रेष्ठी ने बताया कि नहीं देगा, क्योंकि जो चीज़ आप विजुअलाइज करा दो कि वो कोई कभी भूल नहीं सकता। कोई यहाँ दम्ब तो बैठा नहीं है, हमने दिखाया करके आज श्रेष्ठी ने बता दिया उसी चीज़ को, तो हमारे दिखाना सफल रहा। सृष्टि वेरी स्मार्ट। तो इसलिए स्टार्च सॉल्यूशन देगा। स्टार्च जानते हो, चावल की नाड़, चावल का ऊपर का पानी, ये चावल का पानी है, चावल है ना, चावल चावल कुछ नहीं, जब भूख लगे पिला दो किसी को। ये है चावल के ऊपर का पानी। तो आलू जैसे है ना, छीलो और नीचे पानी टर्बिट धुंधला धुंधला पानी आता है जब आलू के चिप्स बनाते, वही स्टार्च। हाँ पी लेना, अभी 3-4 महीने में कोई खराब नहीं हुआ। सस्पेंशन में पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, दिखते नहीं है। कोलाइड में नीचे बैठ 2-3 दिन बाद बैठते हैं और दिखते नहीं। और पार्टिकल का वो और साइज का डिफरेंस है, दिखाई नहीं पड़ेंगे डिटॉल के पार्टिकल, धीरे धीरे बैठेंगे। फिल्टर पेपर का भी है, फिल्टर पेपर टेस्ट भी कर सकते हो, उसके बड़े पार्टिकल। अब जरा देखो 10th, बताइए एलिमेंट कौन है इसमें, कंपाउंड कौन है सर? कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। और मिक्सचर कौन है? मिक्सचर एक एक करके बताओ। पहला वाला कहाँ लिखे? सोडियम। सॉइल मिक्सचर। सॉइल मिक्सचर और सर शुगर से मिक्सचर। सर सिल्वर एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड और टिन। चलो नेक्स्ट पेज पे आइए। कोल सर कार्बन डाइऑक्साइड CH4 होता है कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मिक्सचर। चलिए 11 Which of the following are chemical change growth of a plant? तो सर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। सर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट केमिकल तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन सर केमिकल रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया केमिकल चेंज। नेक्स्ट देखो अगला रस्टिंग ऑफ आयरन, मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइबर और सैंड। अगर मतलब आयरन के चूरे मिट्टी में मिला दो तो क्या है? बोलो। आयरन को अगर मिट्टी में मिला दिया केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है। कोई भी प्लांट ग्रो करता है सीड से, तो उसी में बाहर से CO2 और वाटर लेके बढ़िया सा सुंदर सा फ्रूट बना देता है, मीठा मीठा। तो क्या वो एक केमिकल चेंज नहीं है?
भाई एक पेड़ छोटा सा सीड से कितना सारे फल बना देता है, मीठे मीठे CO2 लेता है वहाँ से नीचे से पानी कि वो फल ही लेता है, फिर केमिकल चेंज नहीं हुआ। अभी देखो जो हम लोगों की बॉडी में रिएक्शन हो रही है क्या वही प्लांट में नहीं हो रही, सर तो केमिकल इसलिए वो केमिकल चेंज हुआ। रस्टिंग ऑफ आयरन, कलर चेंज हो जाता है, और आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बन जाता है। कुकिंग ऑफ फूड, और ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड आयरन की फाइलिंग्स और सैंड एंड सैंड, मिट्टी में आयरन के चूड़े को मिला दो। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड, तो वो बदल जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड, और देखो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सर बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों होगा ना? हाँ दोनों। यस सर हाँ बोलिए। अगर हम चावल के पानी से लाइट पास करेंगे तो फिर वो कैंडल इफेक्ट देगा, देगा। मिल्क भी देता है। बर्निंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कैंडल। सर फिल्टर टी हाइड्रोजनस कैसे मिल्क ही उसमें वैसा है, टी डाला है तो टी की भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और बर्निंग ऑफ कैंडल यहाँ जो है, बर्निंग ऑफ कैंडल। अब इस चैप्टर की सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है कि इन्होंने पूछा है कि कटिंग ऑफ वुड क्या है, तो वो मैं इनको बता दूं। इससे क्या है, ट्री। और क्या, उसके सारे वो कटिंग ऑफ ट्री इज ए केमिकल चेंज। अभी पता चल जाएगा। चेंजेस करते हैं, कह रहा फिजिकल चेंज है, समझ में आया, लिख लो। कटिंग ऑफ ट्री में कह रहा है ट्री काटने में कुछ नया नहीं होता है, कोई नया केमिकल नहीं बनता है, इसलिए ये नोट कर लो। कटिंग ऑफ ट्री इज ए फिजिकल चेंज। तो आप इसी में ही डाल लो, अदर में यहाँ डाल दो, काम आ जाएगा। कोई बात नहीं, डाल लीजिए, कभी काम आएगा, यहाँ रहेगा तो। कटिंग ऑफ ट्री फिजिकल चेंज में डाल लो। चलो अब बात आपस में मत करो, ध्यान दो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इधर का हो गया, हो गया सर। 6 वाला मत बताइए। हाँ 6 Okay. Now, atoms and molecules. Okay. अब देखो सर मॉल कॉन्सेप्ट डिलीटेड जल्दी हो जाएगा, बहुत आसान। हाँ अब आगे देखा जाए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देयर आर, हाँ बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देखेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। मॉलिक्यूल वर्ड तो आपने पढ़ लिया, जब उनमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं कि नहीं बनते हैं? किन्हीं 3 मॉलिक्यूल्स के नाम बताओ। ठीक है, तो जब केमिकल बॉन्ड एटम्स के बीच में बनते हैं और डेफिनेट में या तो सेम काइंड ऑफ एटम भी मिल सकते हैं, जैसे H2, O2, N2, Cl2, तो I2। तो हम ये देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 2 लॉ दिए गए। जब केमिकल रिएक्शन होती हैं
तो उसमें क्या क्या होता है और किन नियमों के अंतर्गत ये केमिकल रिएक्शन होती हैं। और लॉज आर अवॉइडेड। तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो पहला लॉ क्या है जो किसने दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। This law is given by Anthony Lavoisier. Anthony Lavoisier. ठीक है। एंटोनी लेवाशियर ने ये बात कही कि देखिए, मान लें अगर मैं एक बीकर लूं और बीकर में मैं एक सॉल्यूशन डाल दूं, इसमें कुछ भी होगा, कॉपर सल्फेट होगा और इसमें मान लीजिए H2SO4 और इसमें कॉपर का कोई भी दो सॉल्यूशन मिक्स कर दो, तो उनके बीच में कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन होगी। देयर आर द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आपने इसमें क्या ले लिया? सॉल्यूशन ऑफ X और इसमें क्या ले लिया? सॉल्यूशन ऑफ Y। और ये हमने इन दोनों में ले लिया और ये आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको हिला दूं तो क्या ये टेस्ट ट्यूब लुढ़क जाएगी और इसमें गिर जाएगी? तो और इसको वेइंग मशीन पे रख के पहले मीजर कर लो और जब रिएक्शन हो जाए तब मीजर कर लो, तो हम देखेंगे X और Y मिल जाते हैं। तो भाई X आपने लिया और क्या लिया? जब मिल गए तो कुछ नया कंपाउंड बनाएंगे कि नहीं? Z। तो इसका मास प्लस इसका मास इसके मास के इक्वल आता है। मान लो पहले ये 95 ग्राम था और जब इनके बीच में रिएक्शन हो गई तो रिएक्शन होने के बाद तो इस वाले में हमने देखा कि रिएक्शन में जो डॉट भी लगा हुआ है, तो जो भी ये ऐसे लुढ़का पड़ा है और इसके ऊपर कुछ फोम आ गया या कुछ आ गया और इनका कलर चेंज हो गया, सब कुछ हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि बिल्कुल डिब्बा बंद करके दूध को दही में जमाओ और पहले दूध में नाप लो और दही बनने के बाद नाप लो, बिल्कुल एक ही वजन आएगा। क्योंकि कर्डिंग इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया, उसमें सारा कंपाउंड, अब वो दूध तो रहा नहीं। तो इस तरीके से खाना जब तुमने टिफिन में बंद किया तो आज नाप लो, एक हफ्ते बाद जब सड़ जाए तब फिर उसका वजन कर लो, केमिकल चेंज तो हो ही गया। तो उससे क्या होगा? विल देयर बी एनी चेंज इन इट? नो। वो जो डिब्बा बंद है उसी के अंदर तो सब कुछ हो रहा है। सो व्हेन केमिकल चेंज टेक्स प्लेस देन टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट कहते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। तब तो इसका भी 95 है। हाँ, जो बनेगा उसका भी क्या आएगा? तो इन्होंने रिएक्शन कर दी और ये जो नई चीज बन गई वो Z बन गई। ठीक है। सो लिखो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आया? रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल, इस बात को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? एंटोनी लेवोसियर। लेट अस स्टेट, सेकंड पेज पे दिया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created nor destroyed. Mass can neither be created nor destroyed during chemical change. तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में कुछ भी बदलता नहीं है। अगर आप आइसोलेटेड बंद सिस्टम में कराओगे तो मास इसका भी कितना आएगा? 95 ग्राम। एक बार मुझे सृष्टि ये बता दो, ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलो, स्टेट करो। हाँ बोलो। Sir, total mass of reactant is equals to mass of product. बोलो। Mass cannot be
created ये or बता- other cannot be सर आप इन केमिकल रिएक्शन रिपीट करो। Mass cannot be created and it cannot be destroyed in chemical change. केमिकल रिएक्शन नाइदर बोला था, दोनों सामने। mass can neither be created or nor be destroyed during chemical reaction. ये किसने दिया? क्या एंथोनी लेविशियर लॉ का क्या नाम है? law of conservation of mass. ठीक है, नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताओ। Define for according to Lavoisier, the mass is neither created nor be destroyed in a chemical reaction. जी बस इतना ही बोलना। और इस और ये चीज है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है? Total mass of product. और ये रूल है, ये लॉ है, ठीक है। सो दिस इज लॉ। महर्षि कन्नड़ ने कणाद ने बताया कि कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना है और जिससे उनका नाम कणाद था, इसलिए उन्होंने पदार्थ का नाम कण रखा। और कण एटम को कहते हैं। वेरी लॉजिकल। तो पदार्थ किनसे मिलकर बना है? कणों से। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। सो महर्षि कणाद ने बताया कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है, जिसे आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। कण एक अविभाज्य एकांक है। चलो अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। व्हाट डज इट मीन बाय रिएक्टेंट? तो अब हम आगे की बात देखेंगे। रिएक्टेंट क्या है? देखो जरा, कोयला लिया, ऑक्सीजन लिया, एक बर्तन में कोयला लो और ऑक्सीजन भी भर दो, उसी बर्तन में बीकर में ऑक्सीजन होगी, जला दो कोयला अंदर से, तो क्या CO2 बन जाएगा? गैस। कोयला तो जल गया, अब कोयला तो नहीं बचा। लेकिन ये बताइए C+O2 से CO2 बना, तो इन दोनों का मास मिला के क्या इसके मास के इक्वल होगा? मान लीजिए यदि आपने ये 12 ग्राम लिया है और ये 32 ग्राम लिया है, तो कोई मुझे बताएगा कि जो CO2 बना है कितने ग्राम बना होगा? क्या इनका कहना ठीक है? ये कह रहे हैं कि 44 ग्राम बना, तो ये सही है। सो अब बताओ कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? इज इक्वल्स टू 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, तो कितना हुआ? 44 ग्राम। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट 44 gram. So, as this is in accordance of law of conservation of mass, so ये सपोर्ट करता है हमारे लॉ को। So this is in confirmation with law of conservation of mass. This result, ये जो रिजल्ट आया, is क्योंकि दोनों इक्वल आ गए ना, is in confirmation of law of conservation of mass। ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियमानुसार है। Conservation of mass. Now see, what does it mean by reactant? Reactant किसे कहते हो? Those chemical substance which participate in a reaction are called Reactants. reactants. Those chemical substance which participate during a reaction। जो दीपावली में आप फुलझड़ियाँ छुड़ाते हो या पटाखे, वो भी तो केमिकल रिएक्शन ही है। केमिकली चीजें बदल जाती हैं कि नहीं? सो इट्स कॉल्ड अ केमिकल participant is called reactant। उसे रिएक्टेंट कहेंगे। जो भी चीजें हैं अलग से समझना लीजिए, साथ ही साथ याद करते जाइए। प्रोडक्ट्स, whatever is formed during a chemical reaction, जो चीज बनती है उसे क्या कहोगे? Whatever is formed during a chemical reaction
इसे क्या कहेंगे? इस प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में सृष्टि प्रोडक्ट क्या है? इस रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा 44 CO2 और रिएक्टेंट क्या है? कार्बन ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इन टेक्स्ट का। सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट। इन अ रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट दिया गया, सोडियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का होता है, यहाँ रखा भी होगा Na2CO3, ये होता है सोडियम का व्हाइट कलर का, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट में क्या मिला दिया? इथेनोइक एसिड मिला दिया। सो इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड ही होता है, अच्छी जानकारी है बेटा आपको। इथेनोइक एसिड, ठीक है, उसी को विनेगर उसी से बनता है, नहीं? तो इन दोनों को मिलाया तो क्या क्या मिला हमको जरा देखें। प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला, और क्या मिला? वाटर मिला, और क्या मिल गया? साथ में सोडियम इथेनोइक, सोडियम इथेनोइक, नाम ही लिख देना, कोई इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। दैट इज CH3COON, ये बना। इन दोनों को मिलाने से क्या बना? इथेनोइक एसिड। विनेगर सबके घर में होता है, चाउमीन में डाला जाता है, और उसमें धावन सोडा जो कपड़ा धोने के लिए काम में आता है, सोडा, उसको मिला दो तो दैट रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। आई विल शो यू इन वीडियो क्या रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब हमने विनेगर में क्या मिला दिया? एसिटिक एसिड। सिरका जानते हो, अचार में सिरका डाला जाता है, तो दैट इज विनेगर। ओके, या चाउमीन में जो डाला जाता है व्हाइट कलर का बोलते हैं विनेगर, पानी जैसा। हाँ, पानी जैसा विनेगर। तो ये विनेगर है, ये क्या है? विनेगर। अब जरा देखो, जो नूडल बनाते हैं वो विनेगर जानते होंगे। अब देखो इन सबको मिला दिया, Na2CO3 व्हाइट कलर का है, ऊपर रखा होगा Na2CO3, ठीक है, और कॉमन सॉल्ट है। अच्छा, 5.3 ग्राम है, दिखाओ किसी को। सही बोला था इसको। कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा। तो ये Na2CO3 और ये भी ले लो। अच्छा, इसके बाद क्या ये बना? सोडियम एसिटेट भी बना रहा है। यस सर। तो सोडियम एसिटेट बन गया, और ये देखिए एसिटिक एसिड विनेगर हमारे पास था, लेकिन विनेगर अभी खाली हो गया। तो विनेगर पतला सा होता है, इट इज मतलब ये विनेगर है, विनेगर हो गया। अजीब, इसकी स्मेल देखो। चाउमीन पड़ता है। मेरे घर में एप्पल विनेगर है। मेरे घर में एप्पल विनेगर है, पापा डेली ये देखो, ये चाउमीन में पड़ता है। अब देखो, इसको इसमें मिलाया, किसमें मिलाया? Na2CO3 में। तो ये व्हाइट है और ये मिलाया, और बन क्या गया? सोडियम एसिटेट। क्या बन गया? सोडियम एसिटेट। ये खाली हो गई बोतल, नहीं तो कर देते। अब ये विनेगर की बोतल 10-15 रुपए की आती, ले ही आएंगे, कभी खरीद के दिखा देंगे।
अभी तो चैप्टर चलेगा ना, बस ये दिखा देंगे, वीडियो में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सर एक बार ग्राफ सो अगर इनकी रिएक्शन करा दी जाती है तो फिर क्या होगा, व्हेन दीज रिएक्ट्स, तो क्या होगा, CO2 वाटर और ये बनेगा, ये 5.3 ग्राम है और ये कितना है 6 ग्राम 6 ग्राम, और ये कितना बना सर 11.3 ग्राम टोटल 2.2 ग्राम है, ठीक से बताओ। किसने बताया? 0.9 ग्राम। अरे मैं तो आज और बताइए सर 8.2 ग्राम 8.2 ग्राम। तो अभी हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये दोनों रिएक्टेंट है ना, यस सर जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, जो बना वो प्रोडक्ट है। यस तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अभिषेक उसमें क्या क्या लिखें बोलो। बोलो 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम प्लस 6 ग्राम तो इसका कितना होगा? 11.3 ग्राम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बताओ। 11.3 यही वाला क्वेश्चन जो बहुत इजी था उसको मैंने बनाया। 0.9 ग्राम और 8.2 ग्राम, जरा इन तीनों को जोड़ो। 11.3 आएगा अब लिखो नाउ इट इज इन कंफर्मेशन, ये किसके कंफर्मेशन में है? सर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एक लाइन पहले लिखनी पड़ेगी, वो मैंने पिछले में नहीं लिखी थी। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ, प्रोडक्ट ये लिख देना है, मास ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या लिखें? सो इट इज इन कंफर्मेशन ऑफ, ये किसके कंफर्मेशन लॉ है? ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको किसको मिलाया, तो जो रिएक्शन से पहले था, रिएक्शन के बाद उसका मास देखा गया, तो क्या सेम आया? अब जरा देखें ना, अब देखो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि ऑक्सीजन और बोरॉन, बोरॉन आपको मालूम है मेटलॉइड है, सो ऑक्सीजन और बोरॉन का एक कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन और बोरॉन का। तो अब इसमें इन्होंने बताया है कि टोटल इसका मास कितना है, 0.4 ग्राम, और इसमें कितना बोरॉन पाया गया, ग्राम बोरॉन है, और कितनी ऑक्सीजन पाई गई, 0.1। अब आपसे पूछा जा रहा है मास परसेंटेज निकालने का फार्मूला पहले सीख चुके हो, तो पूछा जा रहा है आपको मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन निकालो और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज इक्वल टू, जैसे हम लोग पहले मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट निकालते थे तो ऊपर क्या मास ऑफ सल्यूट लिख देते थे, ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ बोरॉन लिखेंगे तो ऊपर मास ऑफ बोरॉन लिख देंगे क्या, यस और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मास ऑफ सैंपल, जैसे उसमें टोटल कितना है वो लिखते थे, सो मास ऑफ सैंपल और इनटू 100 हो गया। अब जरा देखें, सो बोरॉन का कितना मास है, 0.096 ग्राम, और टोटल कितना है सर 0.24 ग्राम और इनटू 100 हो गया, ठीक है। ये बताओ 2 डिजिट पहले 8 डेसिमल है और 3 डिजिट है, 2 डिजिट का काट लोगे तब भी क्या ऊपर 1 डिजिट का बच ही जाएगा। फिर से समझो, यह ऊपर डेसिमल है तो क्या नीचे 1000 लिख दें,
और नीचे डेसिमल है तो ऊपर क्या 100 लिखते हैं डेसिमल हटाने के बाद? डेसिमल हटेगा तो दूसरी तरफ जीरो बढ़ता है, नहीं पता है भाई? डेसिमल हटेगा तो ऊपर जीरो नहीं बढ़ेगा। और इंटू 100 तो बोलो क्या ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा और ये 1 जीरो से ये 0 कटा। अच्छा 24 से ये कटा तो क्या 4 आया? 24 4 जा 96 और 4 इंटू 10 क्या होता है? 40। तो 40% क्या बोरॉन हो गया? वेट बाई वेट। और अब बताओ मास ऑफ ऑक्सीजन, दो ही चीजें हैं, या तो 100 में से 40 माइनस कर दो तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाए, यानी मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 60%। इट इज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बोरॉन। तो 100% में से इसको हटा दो तो कितना होगा? 100 माइनस 40 तो कितना हुआ? 60%। तो समझ में आ गई बात? और यह तो अलग से भी निकाल सकते हो, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन पूरा इक्वल। फिर से समझो, यानी किसी भी चीज का जब परसेंटेज निकालना होता है तो वो कितना है और अपॉन टोटल मास। जैसे हम सल्यूट का परसेंटेज निकालते हैं ना मास, तो मास ऑफ सल्यूट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मास सल्यूट ना हो, सॉलिड है लेकिन फिर भी है तो दो कंपोनेंट, तो मास ऑफ बोरॉन ऊपर और नीचे मास ऑफ सैंपल पूरा नीचे, और इनटू 100 बोरॉन कितना है इसमें इतने ग्राम, तो ये ऊपर लिख दो पूरे सैंपल का मास नीचे, डेसिमल हटा के ऊपर 100, ऊपर का हटाया तो 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो और कटा, 24 4 जा और 4 10 जा, अगर ये 40 है तो बच कितना गया दूसरा 60, या तो आप 60 इससे निकाल सकते हो, नहीं तो फिर से फार्मूला ऑक्सीजन का लगाओ, वो चाहते हो क्या? वो भी करा जा सकता है। चलो नाउ वी विल सी केमिकल चेंज होता क्या है। पहली बात तो हमें ये देख लेना चाहिए कि केमिकल चेंज किसे कहते हैं। Now, see. नहीं पड़ेगा चीज के तो पढ़े 4 बार चेंज हो चुका है, कितना करवाना? मैंने कुछ याद भी नहीं किया, शुरू भी नहीं किया अभी तक, सोचा भी नहीं मैं तो है ना। चलो मैं फ्रेंड्स को छेड़ने का some weird chemical reactions. Yeah. COOH. सर तो उसको O2 भी रख सकते हैं। हाँ? अरे CO वैसे ही लिखा जाता है। अब देखो कभी कभी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कभी कलर चेंज होगा, कभी सॉलिड हो जाएगा, जैसे कर्टिंग होती है तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब देखो हमने हाँ मुझे ना एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक और बार बात। एक्सरसाइज का यही वाला ना, हाँ। ठीक है बता देंगे। थोड़ा समझा के
ये है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो अब देखो पहला लेवल, तो बच्चों को क्या किया, बच्चों को इन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें डलवाई। सबसे पहले ईस्ट डाल दिया। ईस्ट होता है खमीर, देखा है कि नहीं, कि दिखा है, देखा है, चलो एक अच्छा। बार देखा। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया, सोप सोल्यूशन डाल दिया। तो ये ऐसा क्या टूट, सही लग रहा है? तो ये केमिकल चेंज हो गया। वो कलर। लेकिन अगर हम इसमें आँख में डालने वाली दवा डाल दें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थोड़ा सोप डाल दें, दो तीन कलर के कलर भी डाल दें, पोटेशियम आयोडाइड, तो वो जरा और अच्छा हो जाएगा। ये नवे के बच्चे करें, छोटे बच्चे करें, और मान लो जैसे हायर लेवल, ठीक है। तो ये देख लो, जैसे जो ना सेटिस्फाइड हो वो इसे देखें। क्या डाला? डाला क्या डाला? ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है, कि कोई भी चीज ऐसे केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, अब देखो लेके जाके थोड़ा सा सिंक में डाल देंगे और पूरा स्प्रे कर देंगे, हम नहीं खा पाएंगे। अब कुछ और केमिकल रिएक्शन देख लें। कोई बात नहीं, वापस कोई बात नहीं चलते और हमारा नाम भी आएगा। केमिकल रिएक्शन में उसका कलर चेंज हो सकता है, गैस निकल सकती है, हीट निकल सकती है, फुलझड़ी अब ये देखो, ये फास्फोरस है, दिखाया गया था आपको। तो अब इसको इन्होंने क्या किया, फास्फोरस में भी आग लगाओ तो कुछ होगा ऐसे ही ना। ये देखो, ये केमिकल रिएक्शन। अब ये देखो, ये ब्रोमीन लिक्विड हो सकता है। ये देखो, और देखो ये, तो इसमें क्या किया, हाँ, और अच्छी अच्छी तो दिखा नहीं रहे कुछ। अब ये देखो, ये ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो रिएक्शन है जो हमने अभी की, दैट इज मिक्सिंग ऑफ। ठीक है, ये सब तो अलग अलग एक कर रहे हैं। ये एलिफेंट टूथपेस्ट है। मिस्टर बीस्ट ने अपने भाई का घर से बन गया था, नहीं उसके भाई का उसका घर नहीं। ये देखो, ये दीपावली में आपकी ये देखो, ये ऐसे ही ये क्या स्तर लग रहा है, ये बेबी ग्रूट है, बेबी ग्रूट बड़ा हो रहा है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, ये दीपावली में आप लोग छुटाते हो।
हो जाता है यार। मेरे को फिर रहा है। ये बेबी ग्रूट को क्या हो रहा है? अब देखो ये आयोडीन, देखो आयोडीन में से वेपर्स निकल रही हैं। तो अब ये कुछ ये क्या करते हैं कि ग्लिसरीन में पोटेशियम ये परमैग्नेट डाल देते हैं। पोटेशियम परमैग्नेट जानते हो, लाल दवा होती है जो, तो उसमें से हीट निकलती है ऐसे। ये हमने कल दिखाया होगा परसेप्टर में, नहीं दिखाया तो करके दिखाएं। ये देखो ये क्या है कि अचानक बर्फ जमा दी पानी चेरी में, ब्लॉसम। बर्फ जम गई, थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, -10 डिग्री का लिक्विड कभी देखा होगा? नहीं। हाँ वही क्लियर है। अब देखो ये शुगर है, तो शुगर से मुझे लगता है कि ये क्या करेंगे, एक और चीज देखते हैं। ये देखो कई बार ना सडन कलर चेंज भी देखने को मिलता है, अचानक कलर दोबारा कीजिएगा वो वाला। वीडियो पोस्ट कर दी थी ट्वीट पे हमारे अंदर वो जो कलर चेंज हुआ। वैसे तो लगा था कि काट दिया वीडियो, कट कर दिया। नहीं कट नहीं किया है, वो ऐसे होता है। सर दिखाओ। अब ये वाला देखो कि नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर, कोई बात नहीं, आज मैं मिल्की क्लास देख रहा था, उसमें दिखाते हैं हाउ टू मेक एसिड। कॉपर पूरा डिसॉल्व हो गया, कॉपर सब कैसे उछल कितना प्यारा लग रहा है। और H2 गैस निकल रही है हाइड्रोजन। ये देखो तो इस तरीके से, ये देखो सोडियम और क्लोरीन को मिला दो तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लेकिन हमें इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, हम ये वाली रिएक्शन देखेंगे। ये रिएक्शन आपने देखी, सोडियम कार्बोनेट मिक्स्ड विद इथेनॉल, ये दिखा दें। सो रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद इथेनोइक एसिड। चलो इसमें दिया नहीं है, अभी करना ठीक भी नहीं रहेगा क्योंकि सौम्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम लोग अभी नहीं करें जिससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है अभी। हम लोग अभी इससे अच्छा पढ़ाएंगे। ये देख लो, ये यही रिएक्शन है, that is, हमारे टेस्ट पेपर हाँ हमारे टेस्ट पेपर ऐसे ही होते हैं। ये देखो एसिटिक एसिड है, जैसा अभी अमितेश ने, ये क्या बेटा ना अभिनव ने बताया, एसिटिक एसिड है सोडियम कार्बोनेट, ये विनेगर ही है और सोडियम कार्बोनेट दिखा रहा है, लिखा है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई बात नहीं, तो इन दोनों को मिला देंगे। अगर ये रिएक्शन का अब ये देखो कराने जा रहा है, तो इन दोनों को मिला दो। हमारे पास विनेगर अभी है, ये ले लिया, थोड़ा सा वही है ना, और इसमें हम डाल देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा घर में होता है, बाल पर थोड़ा सा ही अंतर है, उसमें NaHC होती है, नेचर वही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, रिएक्शन लगभग वही है। ये देखो ऐसा ही रहेगा सोडियम कार्बोनेट भी, तो ये देखो डाल दिया, तो क्या क्या चीज़ निकलेगी, क्या CO2 निकलेगा, स्पेटुला में लिया है। ये इसका दूसरा एंड है, लकड़ी का फ्लैट। अब ये देखो इसमें डाल दिया, तो आपको दिख रहा है कुछ बिगर, ये हुआ। यही रिएक्शन होगी। सर उसमें तो वो बर्निंग हो रही है।
CO2 गैस निकल रही ना, वाटर निकल रहा, नीचे बैठ के आ गया सोडियम एसिटेट। बोलो बात समझ में आ गई? इनो की तरह लग रहा है। ओके, नाउ वी हैव सीन द रिएक्शन। क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन भी आप लोगों ने देख लिया कि क्या चीज होती है, कैसे केमिकल चेंज होता है। बोलो। सो सर एक्सरसाइज कि अगर किसी सैंपल में दो चीजें हैं, बोरान है और ऑक्सीजन, आपको बोरान की परसेंटेज निकालनी है तो ऊपर बोरान का मास लिखो और नीचे टोटल मास। क्या ऐसा आप नहीं करती हो कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन? तो वही चीज है। तो मास ऑफ बोरान का कितना मास था? 0.096। और इसका ये लिख दिया। सर AC बढ़ा दो। AC बढ़ा देते हैं और ये 100 है, सर कम करने को बोल। ठीक है। तो इसका डेसिमल हटा तो ऊपर 100 हुआ और इसका डेसिमल हटा तो 1000 हुआ। एक 2 जीरो से 2 जीरो गया, एक अगर जीरो हम से डिनोमिनेटर वाले का वो डेसिमल हटा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा, ऊपर 2 जीरो बढ़ गया। सर AC वो कुछ भी मेरा नाम खराब। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अभी बारिश भी पड़ गई क्या? सर फोन चल रहा है। सर डिक्लाइन नहीं हो रहा सर है। फोन चल रहा है। सर फोन चल रहा है। ऐसा बोला। अब तो तेरे को बोले सर। हेलो, मेरा वो 9 5 ओए नहीं ओए। यार आप मेरे को स्कूल जाना है, क्या चलेगा वीडियो कॉल लेके फिर ऑनलाइन समझ में आ गया? आगे देखो, नहीं सर कहाँ कहाँ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हाँ यहाँ तक। अब देखो, इतनी बात समझ आ गई? 0.096 है। यस सर। तो अगर मैं इसमें से एक जीरो इसमें डाल दूं तो क्या ये 0.96 हो जाएगा? यस सर। और 0.24 तो फिर इसके पास सिर्फ 10 बचेगा। एक ही जीरो डाला तो ये बड़ा हो गया ना। अब क्या ये दोनों डेसिमल हट सकेंगे? या एक से हट मतलब ये क्योंकि ये भी 2 डिजिट पहले, ये भी 2 डिजिट पहले, तो हट जाएगा। अब बोलो 24 4 या क्या होता है? 99। तो 4 × 10 बोलो 40 आ गया। यस तो ये किसका परसेंटेज है? सर बोलो का। बोलो, सर बोलो। फिर से बता दें एक बार, फिर से समझो। मान लो कि हमारे पास ये क्या है, 0.096 है और ये 0.24 है। यस बोलो बात सही है? अब जरा देखो, मैं ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 1000 से, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा करने से इसके ये डेसिमल इन तीनों जीरो से हट जाएंगे। तो ये डेसिमल हटा और ये 3 जीरो हटे और यहाँ पर क्या होगा, 2 डेसिमल हटेंगे और जीरो बढ़ भी जाएगा। एक बच जाएगा ना तो बड़े। बच जाएगा, उसी लगा देंगे। तो बोलो ये 96 आया और ये क्या 240 आया यस सर। और ऊपर 100 है। क्या मैं इस जीरो से इस जीरो को कट कर दूं? Yes, sir. और 24 से इसे कट करूं Yes. तो 4 आया। यस तो ये 40% आया। यस यस सर। अब देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सैंपल और इनटू 100। बोलो बात समझ में आई? तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 0.144। और क्या ये 0.024 है? और ऐसे केस में सिंपली ये डेसिमल हट जाएंगे। बोलो, 3 डिजिट पहले इसमें भी है, 3 डिजिट पहले इसमें भी है, तो हट ही जाएंगे, है ना?
3 डिजिट पहले इसमें भी और 3 डिजिट पहले इसमें भी हट जाएंगे। मास ऑफ सैंपल में 0.0 बोलो हाँ तो वो दिया है ना सैंपल में टोटल इस कटोरी में रखा हुआ मास है 0.4 है सर, 0.24 है, 0.0 0.24 लिखो इसको। क्या लिखा जाए? 0.24 है। अब यहाँ देखो, अब हमें क्या कर लेना चाहिए, एक जीरो इसमें डाल दें तो क्या ये 1.44 हो जाएगा और 0.24 इसके पास तो 10 ही बचा। अब ये डेसिमल इससे हट गया तो बोलो 24 6 जा 144, नहीं तो 4 4 से काटती रहो। 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और फिर 24 बचा तो 4 6 जा, अब 6 से काटो 6 6 जा 36, तो इससे मल्टीप्लाई करो, क्या 60% आ गया? यस बोलो सर, दोनों का ऐड करेंगे तब भी ये नहीं समझ में आया ना, ये किस तरीके से नहीं समझ में आया तो हम लोग को दूसरी चीजों से करना चाहिए। ये मेथड ही गलत था। सर दोनों को बोरॉन और उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन ये समझ में आया। तो इसमें से जब हम डेसिमल हटाएंगे सर, तो वो माइनस वाला है, सही था। नहीं, ये देखो इसमें से डेसिमल हटाएंगे नीचे 1000 आ जाएगा, पता नहीं कहाँ था। ये देखो, और इसमें से डेसिमल हटाएंगे ऊपर 100 आ जाएगा। ये चीज नहीं मानती हो? हाँ। यस सर। नहीं समझ में आया? ये तो मानती होगी, भगवान पे विश्वास नहीं रखती हो। ये तो मानना चाहिए। अच्छा ठीक है, 24 6 जा 144, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटे तो बोलो 60% आ गया। हाँ, ये सर नहीं समझ गई, माइनस वाले तक। सर जब मास ऑफ मास के बाद एक मतलब आंसर अगर W/W आता है वेट बाई वेट। यही है। हाँ, अब देखिए सर हो गया है? थोड़ा सा भी टाइम बचा है। सर आपका फ्रैक्चर अब देखो नाउ ये क्या लगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। हटेगा नहीं, वो प्रैक्टिस कराना। इसके बाद छोड़ना। सर एक ही उसमें मत लो ना पेपर पे, आ जाएंगे 5 क्वेश्चन है, एक कर लेना है। चलो कंजर्वेशन ऑफ मास पेपर किसको नहीं गया
चालू कर दीजिए।